नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 और उसमें हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ किर्चॉफ्स इक्वेशन, यानी एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव। हम ये जानते हैं कि डेल ई और डेल एच ये दोनों के मान ताप के फलन होते हैं, अतः इनके मान ताप पर निर्भर करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम डेल एच और डेल ई के मान की ताप के प्रभाव की गणना कर सकते हैं। अब माना कि कोई रिएक्शन है कि A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। इस रिएक्शन में अब क्योंकि यहाँ पर A जो है वो एक या एक से अधिक अभिकारक हो सकते हैं और B यहाँ उत्पाद है, यानी एक या एक से अधिक उत्पाद इससे बन सकते हैं। तो यानी A की जो यानी अभिकारक की जो एंथैल्पी है वो है HA और उत्पाद की जो एंथैल्पी है वो माना कि HB है। तो हीट ऑफ रिएक्शन डेल H इज इक्वल टू HB माइनस HA। अब हम इस इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं। तो हम इसके लिए ये लिखेंगे डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल एच बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल एच ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये जानते हैं कि डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CP होता है और इसीलिए डेल एच बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CP भी होगा और डेल एच ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू CP A होगा, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CPB माइनस CPA और वी कैन राइट एज डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल CP। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो डेल CP है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी के डिफरेंस को शो कर रही है और इस इक्वेशन को हम किर्चॉफ इक्वेशन कहते हैं। और जिस तरह से हम ये रिलेशन लेके आए हैं ये ऊपर, इसी तरह का व्यंजक हम स्थिर आयतन पर होने वाली अभिक्रियाओं के लिए प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें डेल एच के स्थान पर हम डेल ई और CP के स्थान पर CV का यूज़ करेंगे और ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल CV। ये इक्वेशन नंबर 3 है और यह है किर्चॉफ इक्वेशन का दूसरा रूप हमें प्राप्त हो गया। और इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इन समीकरणों की सहायता से यदि एक ताप पर डेल ई और डेल एच के मान ज्ञात हो तो दूसरे ताप पर हम डेल ई और डेल एच के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब माना कि दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पर जो पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन के जो मान है, कंप्लीट हीट चेंज की जो वैल्यू है वो है डेल H1 और डेल H2। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद इन लिमिट डेल H1 और डेल H2। तो इस इंटीग्रेशन से हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 उसको हम इस तरह से लिखेंगे इंटीग्रेशन के बाद विद इन लिमिट डेल H1 टू डेल H2 d डेल H
इज इक्वल टू विद इन लिमिट T1 टू T2 del Cp dt। और इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा del H2 माइनस del H1 इज इक्वल टू del Cp विद इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 और del H2 इज इक्वल टू del H1 प्लस del Cp T2 माइनस T1। इसी तरह एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट चेंज इज इक्वल टू del E2 इज इक्वल टू del E1 प्लस del Cv T2 माइनस T1। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन किरचॉफ इक्वेशन कहलाती है। यानी Cv का मान T2 से T1 ताप के मध्य स्थिर माना गया है। यदि एक ताप पर del H और del E के मान ज्ञात हो तो हम अन्य तापों पर del E और del H के मान ज्ञात कर सकते हैं। विशेष रूप से किसी भी अभिक्रिया की मानक अभिक्रिया ऊष्मा, जैसा कि हमने पहले देखा था del H0, हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड या यूँ कहें 298 केल्विन पर ज्ञात किया जाना संभव नहीं है। अतः उस स्थिति में अभिक्रिया ऊष्मा उस ताप पर माप ली जाती है जिस पर वास्तव में अभिक्रिया हो रही है और फिर उसका मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किरचॉफ इक्वेशन के द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं। अब आपके सिलेबस में है वेरियस टाइप ऑफ एंथैल्पी। ये आपके सिलेबस में है वेरियस टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज या विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन, जिसमें एक है एंथैल्पी ऑफ कंबशन या जिसे हम कहते हैं संभवन ऊष्मा। और उस संभवन ऊष्मा या इसके साथ साथ और भी टाइप के होते हैं जैसे वाष्पीकरण एंथैल्पी, है ना, जलयोजन एंथैल्पी, संक्रमण एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये सारे आपके सिलेबस में है, जिसमें जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या संभवन एंथैल्पी या संभवन ऊष्मा, इसको किस तरह से हम परिभाषित करते हैं। जब एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों की सहायता से बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन या पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन उस पदार्थ की संभवन एंथैल्पी कहलाती है, जिसे हम del HF से डिनोट करते हैं। और अगर अभिकारक और उत्पाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेते हैं तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो मानक संभवन एंथैल्पी या मानक संभवन ऊष्मा कहलाती है, जिसे हम del HF 0 से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये इसको आप देख लीजिए। मेन जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या जिसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी उदासीनीकरण ऊष्मा। इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है। जनरली जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है तो बच्चे ये जवाब देते हैं कि जब हम अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो जो ऊष्मा निकलती है वो उसकी उदासीनीकरण ऊष्मा होती है। ये परिभाषण रसायन के हिसाब से सही नहीं है। हमें इसकी सही परिभाषा पता होनी चाहिए और वही हमें बतानी चाहिए और एग्ज़ाम में भी हमें वही परिभाषा लिखनी चाहिए। परिभाषा है कि जब 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के तनु विलयनों की परस्पर पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप पूर्ण ऊष्मा में हुआ परिवर्तन उदासीनीकरण एंथैल्पी या उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। यानी इंग्लिश वाले बच्चे आप ध्यान से सुनिए कि व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस
In dilute solution, the heat evolved in this neutralization reaction is known as enthalpy of neutralization और heat of neutralization. अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपके बहुत सारे हैं, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, और उसकी हम स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, KOH, इनके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वो देखिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होती है तो जो उसमें हीट इवॉल्व होती है वो है -13.7 किलो कैलोरी। दिस इज़ स्टैंडर्ड, ये ध्यान रखिए। तो जैसे यहाँ पर आपकी रिएक्शन देख रहे हैं कि HCl एक्वस की NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन कराई हमने, तो NaCl एक्वस और H2O बनता है। तो उसके लिए जो ΔH0 है वो इसकी वैल्यू है -13.7 किलो कैलोरी। अब देखिए इसको हमें समझना है क्योंकि हमने पहले एग्जाम्पल लिखा, अब हमें इसको समझना है क्योंकि हमने लिखा 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल। इसका क्या मतलब है कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल क्या है? तो यानी जो हमने अम्ल लिया HCl, जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जब इस HCl के ग्राम तुल्यांक भार, यानी HCl का तुल्यांक भार है 36.5, तो यानी जब इसके 36.5 ग्राम को हम NaOH के ग्राम तुल्यांक भार, और वो होते हैं 40 ग्राम, उस 40 ग्राम NaOH के साथ उदासीन करते हैं, तब 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और किलो जूल में है इसका 57.0 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये उदासीनीकरण ऊष्मा होती है। हेस ने प्रयोग के द्वारा ये ज्ञात किया कि जितने भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है उनकी उदासीनीकरण ऊष्मा का मान लगभग स्थिर होता है, और उनकी यह मान अम्ल या क्षार की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। और भी एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हम HCl की जगह HNO3 लें, उसकी NaOH से रिएक्शन कराएं तो भी 13.7 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व होगी। इसी तरह से हम HCl के साथ NaOH की जगह KOH लेते हैं तो भी -13.7 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व होती है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार तथा उनके उत्पाद जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, क्योंकि इसे हम आयोनाइजेशन थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि HCl में या HNO3 में H आयन होता है, NO3 में NO3 माइनस आयन होता है, और NaOH में Na आयन और OH आयन। ठीक है, ये रिएक्ट करके जो बनाते हैं प्रोडक्ट, तो ये बना Na, ये हमारा बना Na प्लस एक्वस और NO3 माइनस, यानी ये सॉल्ट बना NaNO3, तो Na प्लस और NO3 माइनस और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बना यानी H2O। तो यानी कुल मिला के H आयन एसिड का और बेस का OH आयन ने रिएक्ट करके H2O बनाया, यानी एक उदासीनीकरण ऊष्मा को 1 ग्राम मोल H आयन और 1 ग्राम मोल OH आयन द्वारा बने H2O की संभवन ऊष्मा माना जा सकता है। इसलिए प्रत्येक अम्ल और प्रत्येक क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक से प्राप्त H आयन और OH आयन के मोलों की मात्रा समान होगी, और इसीलिए इनके लिए जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है वो भी समान होगी, यानी -13.7 किलो कैलोरी या 57 किलो जूल। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये जो एसिड और बेस हमने दोनों स्ट्रॉन्ग लिए, उनमें से अगर हम कोई एक वीक ले लेते हैं, चाहे एसिड वीक ले लें चाहे हम बेस वीक ले लें, तो हमें जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है वो -13.7 किलो कैलोरी से कम प्राप्त होगी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया
और एसिटिक एसिड की हमने NaOH से रिएक्शन कराई, तो एसिटिक एसिड वीक हो गया और स्ट्रॉन्ग NaOH हो गया, तो उससे जो बना प्रोडक्ट वो सोडियम एसीटेट और वाटर है। तो यहाँ पर जो डेल एच की वैल्यू है वो -13.7 ना होकर -13.2 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से जब हम HCl की अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी HCl स्ट्रॉन्ग ले लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक ले लिया, तो उससे जो हमें प्रोडक्ट बना अमोनियम क्लोराइड और H2O, तो उससे भी डेल एच की वैल्यू जो है वो -12.27 किलो कैलोरी हमें प्राप्त हो गई। तो इन अभिक्रियाओं में जो उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ ही दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार जो भी हमने लिया है उनका भी आयनन होता है। तो यानी कुछ ऊष्मा आयनन की प्रक्रिया में अवशोषित होती है, परिणाम स्वरूप जो एनर्जी फ्री होनी चाहिए यानी जो ऊष्मा मुक्त होनी चाहिए वो ऊष्मा -13.7 ना होकर उससे कम हो जाती है। तो यही कारण है कि इनकी आयनन में हमारी जो ऊष्मा का मान है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो ऊष्मा का मान उन वीक एसिड या वीक बेस को जो है आयोनाइज करने में यूज़ हो जाता है। अगर हमने दोनों वीक लिए, जैसे हमने ये एसिटिक एसिड लिया और NH4OH लिया, दोनों ही वीक है, एक वीक एसिड और एक वीक बेस है, तो उसमें भी आप देखिए अमोनियम एसीटेट बना और H2O बना, तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है वो भी कम हो गई और वो है -12.7 किलो कैलोरी। तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, या जिसे हम हीट ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं, यानी आयनन ऊष्मा। यानी 1 मोल दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के पूर्ण आयनन में अवशोषित ऊष्मा को उस अम्ल या उस क्षार की आयनन ऊष्मा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। When 1 mole of weak acid or weak base is ionized completely to absorb heat, यानी उसके आयोनाइजेशन में जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ दैट एसिड और बेस कहलाती है। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें कि NH4OH की एंथैल्पी की अगर हमें गणना करनी है, तो देखिए अगर हमने NaOH लिया तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आया हमारा -13.7, और उसकी जगह अगर हमने NH4OH लिया तो इसकी जो हीट ऑफ आयोनाइजेशन आया वो है -12.27। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वैल्यू आई होनी तो चाहिए 13.7 और आई -12.27, तो हमने 13.7 में से 12.27 हमने घटाया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई +1.43 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.43 किलो कैलोरी हीट जो है वो इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज करने में यूटिलाइज हो गई। तो इस तरह से हम इसको ये अच्छे से समझेंगे, आप इसको ध्यान से समझिए।